है जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। देशहित में स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देखिए, हमने वादा किया था कि 8 बजे से ठीक पहले शुरू कर देंगे देशहित। हाजिर है आपके सामने, यानी कि वो खबरें जिनमें आपका हित है, इस देश का हित है। खबरें तो हर कोई आपको दिखाएगा, लेकिन उस खबर में कैसे आपका और इस देश का हित छिपा हुआ है वो सिर्फ देशहित पता चलेगा। शुरुआत करेंगे देशहित से जुड़ी 20 बड़ी खबरों के साथ और 5 बड़े सवाल भी उठाएंगे। कर्नाटक सीएम कुमारस्वामी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। सीएम बनने के बाद ये पहली मुलाकात है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से भी मिले कुमारस्वामी, बोले कांग्रेस की कृपा पर निर्भर हूं, बिना इजाजत कुछ नहीं कर सकता। येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक के लोगों से माफी मांगे कुमारस्वामी, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस के नहीं। पाकिस्तान से बातचीत पर विदेश मंत्री ने कहा, पहले आतंकवाद का रास्ता छोड़े पाकिस्तान, बॉर्डर पर जनाजे उठ रहे हों तो बातचीत अच्छी नहीं लगती। यूपी के कैराना समेत 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग। कैराना में कई बूथ पर ईवीएम में खराबी की भी शिकायत। चुनाव आयोग ने उपचुनाव में ईवीएम और वीवीपैट पर गड़बड़ी के आरोप को खारिज किया, कहा उपचुनाव रद्द नहीं किए जाएंगे। पालघर उपचुनाव को लेकर शिवसेना का बीजेपी पर बड़ा आरोप। संजय राउत ने कहा, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी की। तमिलनाडु सरकार ने दिया तूतीकोरिन में वेदांता स्टरलाइट प्लांट को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश। प्रदर्शन के दौरान फायरिंग में 13 लोग मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमो ऐप के जरिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से संवाद उन्होंने किया। कहा, एलपीजी कनेक्शन गरीब महिलाओं का हक है। पीएम ने कहा, सरकार ने 4 साल में 10 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन दिए। 2020 तक 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को कनेक्शन देंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की अर्जुमना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, रमजान में उज्ज्वला योजना बनी वरदान, दुआ करती हूँ फिर बने मोदी सरकार। भगौड़े विजय माल्या की भारतीय जेल के हालात पर सुषमा का करारा जवाब। कहा, पीएम ने ब्रिटिश पीएम से कहा, यहीं आपने गांधी जी और नेहरू जी को बंद किया था। कैलाश मानसरोवर पवित्र झील में डुबकी लगाने से रोकने की खबरों को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गलत बताया कि खास जगह पर ही डुबकी लगाने की इजाजत है। लगातार 15वें दिन बढ़ी तेल की कीमतें। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 78 रुपए के पार पहुंच गई है। मुंबई में 86 रुपए से भी ज्यादा महंगा हुआ पेट्रोल। दिल्ली में मेट्रो की मेजेंटा लाइन के सेकंड फेज की शुरुआत। जनकपुरी वेस्ट से कालकाजी मंदिर के बीच लाइन का उद्घाटन। दरभंगा में मुस्लिम लड़के ने पेश की इंसानियत की मिसाल। रोजा तोड़कर 2 दिन की बच्ची को दिया खून। एसएसबी जवान की बच्ची की जान बचाई। कल तक केरल पहुंच सकता है मानसून। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, बुधवार को पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचने की संभावना। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुमार विश्वास के खिलाफ मानहानि का केस वापस ले लिया है। कुमार विश्वास के 2 पन्नों की माफीनामा के बाद ये फैसला लिया। 16 लाख से ज्यादा बच्चों की मेहनत का कल फल। सीबीएसई कल घोषित करेगा 10वीं के नतीजे। कल शाम 4 बजे वेबसाइट पर अपलोड होगा रिजल्ट। अमेरिका की मैरीलैंड राज्य में अचानक बाढ़ से भारी तबाही मच गई है। एलिकॉट शहर में सैलाब में बही कई गाड़ियां। और आप देशहित में आज की 5 बड़ी स्टोरीज और उनसे जुड़े 5 बड़े सवाल। कैराना में आज विपक्षी दलों ने रमजान महीने में चुनाव कराने पर सवाल उठा दिया। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने कहा कि मुसलमानों को वोट देने से रोकने के लिए सरकार ने चुनाव आयोग से मिलकर ये साजिश रची। यानी कि अब चुनाव की तारीख को लेकर भी सांप्रदायिक सियासत हो रही है। और इसीलिए देशहित में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 2019 के कम्युनल कार्ड का ट्रेलर है कैराना। दूसरी बड़ी खबर, कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि वो कांग्रेस की दया पर निर्भर है। उन्हें राज्य का विकास तो करना है, मगर कांग्रेस की इजाजत के बगैर वो कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि कांग्रेस ने ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। ऐसे में देशहित में बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या कर्नाटक में जनमत नहीं जनपथ वाली सरकार है। इधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बजरंग दल ने अपने कार्यकर्ताओं को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने का कैंप लगाया। बजरंग दल का कहना है कि उसके कार्यकर्ता ट्रेनिंग लेकर हिंदुओं की हिफाजत करेंगे और लव जिहाद करने वालों को रोकेंगे। यानी बजरंग दल अब खुलेआम अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। देशहित का सवाल ये है कि बजरंग दल को कानून हाथ में लेने की इजाजत किसने दी। बड़ा सवाल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तरफ से भी आया, जब पाकिस्तान के साथ बातचीत की संभावनाओं को सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब जनाजे उठ रहे हो तो बातचीत का जिक्र अच्छा नहीं लगता है। जब सरकार की पाकिस्तान को लेकर नीति और नीयत साफ है तो देशहित में सवाल ये बनता है, आखिर गोलीबारी के बीच कौन कर रहा है पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। और अमेरिका ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के किम जोंग उन से मुलाकात की तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल, अमेरिका के पूर्व राजदूत इसके लिए उत्तर कोरिया गए हैं। ये मुलाकात 12 जून को होनी थी। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस मुलाकात को रद्द करने का ऐलान कर दिया था, मगर अब फिर तैयारी शुरू कर दी है मुलाकात। सवाल ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन के आगे घुटने टेक दिए हैं क्या।
द्वापर युग में कर्ण से लेकर 19वीं शताब्दी में शास्त्रीय संगीत के किराना घराने तक और 2013 में दंगों से लेकर अब तक गूंजते सांप्रदायिक और सियासी सरगम तक कैराना को राजनीति के कम्युनल जंग का कुरुक्षेत्र बना दिया है। कैराना लोकसभा उपचुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी से लेकर मुस्लिम वोटों की खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, मगर कैराना ने आज अपनी किस्मत का फैसला कर लिया है। इसलिए राजनीतिक दलों में बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है। कैराना में फिर ईवीएम वाला बहाना। कैराना में किस्मत खराब या वोटिंग मशीन। कैराना में सियासी याराना का असली टेस्ट। कैराना में ईवीएम करेगी कम्युनल नेताओं का फैसला। हिंदुस्तान की सियासत में कैराना का नाम अगस्त 2013 के बाद से सुर्खियों में रहा है, लेकिन इन सुर्खियों से दंगों का दर्द झेल रहे लोगों को नहीं, बल्कि कम्युनल सियासत को संजीवनी मिलती रही है। मगर अब और नहीं, अब कैराना का फाइनल फैसला वोटिंग मशीनों में दर्ज हो चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों ने वोटिंग वाले दिन भी कैराना में कम्युनल दांव चला। कैराना समेत देश के 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। कैराना से महाराष्ट्र के पालघर तक ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिली। कैराना में करीब 60 सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी पर हंगामा भी हुआ। समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की। बीजेपी ने भी कैराना और बिजनौर के नूरपुर में ईवीएम में गड़बड़ी बताई। सभी राजनीतिक दल बीजेपी पर ही ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। कभी चुनाव रमजान में नहीं कराए गए या कराने का प्रोग्राम कभी इलेक्शन कमीशन ने किया तो ऐतराज जब किया तो उन्होंने डेट को चेंज कर दिया। ये चुनाव 15 दिन पहले भी कराए जा सकते थे, 15 दिन बाद भी कराए जा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी को साफ मालूम है जहां जहां चुनाव हो रहे हैं सूपड़ा साफ हो रहा है और देश के अच्छे दिन आने लगे हैं। जैसे एक साल खत्म होगा देश के और अच्छे दिन आएंगे। कभी जिन्ने की बात करेंगे, कभी इधर की बात करेंगे, कभी उधर की बात करेंगे। वो विषय से लोगों को भटकाना चाहते हैं। कैराना पूछ रहा है कि यहाँ सांप्रदायिक सियासत की महाभारत रचने वालों को दानवीर कर्ण और बेमिसाल संगीत घराना क्यों नहीं नजर आता? क्या कैराना के सुनहरे इतिहास को दंगों के दाग से दबाने की सियासी साजिश हो रही है? कैराना से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हम लगातार क्यों कह रहे हैं कि कैराना बहुत कुछ तय करेगा और 2019 का पहला कुरुक्षेत्र कैराना बनने जा रहा है, बन गया इनका। क्यों कह रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। बाकी कैराना समेत पूरे देश के हित में ये जानना जरूरी है कि आखिर कैराना लोकसभा उपचुनाव क्या क्या तय करेगा और 2019 के लिए इतना अहम क्यों? पहला ये है कि कैराना उपचुनाव से तय होगी 2019 चुनाव की दिशा। दूसरी बड़ी बात यह है कि यूपी के मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण का इसके जरिए अंदाजा लगेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैराना से ही विपक्षी पार्टियों की एकता की जो अग्नि परीक्षा है ना, वो होने वाली है। यहाँ 5 पार्टियां बनाम एक पार्टी है। और चौथी बात ये कि कैराना में प्रयोग सफल हुआ तो देश में गठबंधन का भविष्य तय होगा और हो सकता है आगे भी प्रयोग जारी रहे। और 5वीं बड़ी बात यह है कि बीजेपी नेता हुकुम सिंह की बेटी मृगांका का सियासी भविष्य भी इसी सीट पर जीत हार से तय होगा। और आपको ये भी जानना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कैराना की सीट अहमियत कितनी रखती है, क्यों रखती है? मोदी वर्सेस ऑल, यानी बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, बीएसपी प्लस आरएलडी प्लस कांग्रेस। सीएम योगी मतलब योगी आदित्यनाथ के लिए कैराना जीतना बहुत जरूरी है, खासकर गोरखपुर फूलपुर में हार के बाद। वाकई, क्योंकि वहां पर बहुत किरकिरी हुई थी हार के बाद। कैराना जीतने पर योगी सरकार पर जनता का विश्वास तय हो जाएगा। कैराना की हार जीत से ही क्षेत्रीय दलों को लेकर यूपी के सियासी मूड का पता लगेगा। वैसे कैराना को लेकर सांप्रदायिक हिंसा और सियासी दावपेच के बारे में आप अक्सर देखते और सुनते हैं, लेकिन आज आपको ऐसा कैराना हम दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। पुराणों के अनुसार दुर्योधन ने कर्ण को कैराना भेंट किया था। द्वापर युग में कैराना पर दानवीर कर्ण का राज था।
शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कैराना का बहुत बहुत ऊंचा स्थान। बिल्कुल, और कैराना में शास्त्रीय संगीत के किराना घराने की स्थापना हुई थी। महान शास्त्रीय गायक अब्दुल करीम खान साहब ने किराना घराना स्थापित किया था। 20वीं सदी के महान गायक भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी कैराना घराने से ही थे। बॉलीवुड सिंगर मन्ना डे कैराना की मिट्टी में पांव रखने से पहले चप्पलें उतार ली थी उन्होंने। ये है कैराना का गौरवमयी इतिहास, जिसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आजकल कैराना कम्युनल कार्ड की वजह से ज्यादा पहचाना जाता है। वैसे कैराना में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर सियासी नाटक तो आपने देख ही लिया, लेकिन कर्नाटक का सियासी नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार बन गई, कुमारस्वामी ने सीएम पद की शपथ भी ले ली, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कर्नाटक वालों ने जो जनादेश दिया है वो उसके बजाय 10 जनपद का आदेश मानेंगे। यानी कि कर्नाटक की बेहतरी के लिए जो कुछ भी करेंगे कांग्रेस से इजाजत मिलने के बाद ही करेंगे। ये दरअसल कबूलनामा कर्नाटक समेत पूरे देश की जनता को जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए। राजनीति में सिर्फ राज करना ही शायद सबसे बड़ा सियासी धर्म है। इसलिए कर्नाटक में सत्ता की तस्वीर साफ होने के बाद भी जनता की तकदीर तय करने वाला फैसला अब तक नहीं हुआ। कर्नाटक की जनता अपने मंत्रियों के लिए तरस रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जनमत नहीं बल्कि 10 जनपद के सामने सरेंडर कर चुके हैं। जरा गौर से देखिए, कर्नाटक के सीएम ने किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर क्या बयान दिया। I am in the mercy of Congress. I am responsible for the development of the state. That is different. But whatever I have to do my job as a chief minister, I have to take permission from Congress leaders. Without taking permission from them, I can't do anything. They have given me the support. कुमार कह रहे जनता नहीं स्वामी, मैं हूं 10 जनपद का वरदानी, देता रहूंगा सोनिया राहुल को सलामी, चाहे कांग्रेस करे लूट खसोट मनमानी, मैं कहूंगा नमामि नमामि नमामि। कुमारस्वामी की बात को बेहद गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि उनसे पहले कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक सरकार को समर्थन के बदले अपना हिस्सा मांग चुके हैं। ये सब तो हमारे हाईकमांड डिस्कस करेगी, जरूर हमको तो जो हिस्सा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। हमारी सरकार किसी जनपद से नहीं, ये जनमत से चल रही है। अब कर्नाटक की जनता के सामने बड़ा संकट है। कर्नाटक पूछ रहा है, जनमत या जनपद से चलेगी सरकार? क्या कांग्रेस के रबर स्टैम्प सीएम बनेंगे कुमारस्वामी? कठपुतली सरकार कैसे करेगी कर्नाटक का विकास? कर्नाटक को कांग्रेस की कृपा वाला मुख्यमंत्री तो मिल गया, लेकिन मुख्यमंत्री की कृपा कर्नाटक पर कब होगी? दिल्ली से रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए और अब बात करेंगे उज्ज्वला योजना की, जिसे कश्मीर से अनंतनाग, वहां से लेकर केरल के कन्याकुमारी तक करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल गई। कितना बार बोले हैं तुमको कि चूल्हा से हट के बैठो, अभी भर जिंदगी इसी के साथ तो जीना है ना। हमरी माए धुएं में खाना बनाना दिन रात, ऐसा दमा खांसी लगा कि मर ही गई। दो 2019 में गांव और गरीब के लिए 5 करोड़ गैस रसोई गैस पहुंच चुके होंगे भाइयों। आप कौन सी चीज ऐसी बढ़िया बनाती है जो आपको बच्चों को खाना अच्छा लगता है? मैगी बनाती हो?
सुबह हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कुरान में हम आपको दुआ देंगे कि अगले हर साल आपकी ही सरकार आ जाएगी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की एक मुस्लिम महिला की दुआ ले रहे थे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए उन महिलाओं से बात कर रहे थे जिन्होंने उज्ज्वला योजना के जरिए मुफ्त में उनको गैस कनेक्शन मिला। इस बातचीत में अनंतनाग की अर्जुनामा ने कहा कि वो चाहती है कि दोबारा मोदी सरकार आए। इसके लिए वो रमजान के महीने में दुआ करेंगी। इसी बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ईदगाह की याद दिलाई। उसके किरदार हामिद का भी जिक्र किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने बताया कि हामिद ने मेले में पैसे बचाकर मिठाई नहीं खाई, बल्कि उसी पैसे से दादी के लिए चिमटा लेकर आया ताकि उनके हाथ ना जल जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हामिद अपनी दादी की चिंता कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं। बहनों माताओं को जय जोहार। गैस का चूल्हा कब मिला? 2016 में अगस्त महीना मिली से सर। घर में गैस का चूल्हा आने से आपको क्या लाभ हुआ? घर जल्दी खाना उना बन जाते, हमारे घर खाना उना बन गए तो जनसेवा भी कर लेता। देश में योजनाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि देश के प्रधानमंत्री खुद योजनाओं की रियल टाइम जानकारी ले? आज जब पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना से मुफ्त गैस कनेक्शन पाने वाली गरीब महिलाओं से बात की तो उन पर दुआओं की बरसात हो गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की अर्जुना ने पीएम मोदी से कहा कि रमजान के महीने में उज्ज्वला उनके लिए वरदान साबित हो रही है। वो चाहती है कि मोदी सरकार दोबारा आए और इसके लिए वो दुआ भी करेंगी। हमें बहुत सहूलियतें हो गई रमजान के महीने में तो बहुत ही ज्यादा। अब हम सुबह ही उठ के 15 मिनट आधा घंटा पहले ही खाना पका सकते हैं और सहरी में खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं। कुरान में हम आपको दुआ देंगे कि अगले हर साल आपकी ही सरकार आ जाएगी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन हम आपकी दुआ बहुत करेंगे। उज्ज्वला योजना से मुफ्त गैस कनेक्शन पाने वाली गरीब महिलाओं से बात करते हुए पीएम मोदी ने मुंशी प्रेमचंद की किताब ईदगाह के किरदार हामिद का भी जिक्र किया। मुंशी प्रेमचंद, उनकी एक बहुत ही मशहूर कहानी ईदगाह। एक छोटा सा बालक हामिद था। वो मेले में मिठाई न खाकर अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद करके ले आता है ताकि खाना बनाते हुए दादी के हाथ जल न जाए। मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुझे आज भी प्रेरणा देती है। मुझे लगता है कि अगर एक हामिद कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता। देश हित में उज्ज्वला जैसी योजना बेहद जरूरी है और पीएम मोदी को सिर्फ उज्ज्वला ही नहीं बल्कि सरकार की हर योजना से जुड़े आखिरी व्यक्ति से संपर्क में रहना चाहिए, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं की सही जानकारी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और उज्ज्वला योजना आपको बता दें मोदी सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। 1 मई 2016 को मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना लॉन्च की। सरकार ने 3 साल में 5 करोड़ गरीब महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य था, जिसमें से अब तक तकरीबन 4 करोड़ गरीब महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। सरकार ने 5 करोड़ गैस कनेक्शन के लक्ष्य को बढ़ाकर अब 8 करोड़ कर दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का दावा है कि 2014 तक देश में 13 करोड़ घरों में गैस का कनेक्शन था। मोदी सरकार ने 4 साल 10 करोड़ नए गैस कनेक्शन दे दिए। उज्ज्वला योजना से देश को एक दिलचस्प बढ़त हासिल हुई है। आप समझिए। देश हित में आपको बताते हैं कि ये फायदे क्या है दरअसल इसके। एलपीजी के आयात में भारत जापान को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत हर साल 17 लाख टन एलपीजी दूसरे देशों से खरीदता है। एलपीजी के आयात में सिर्फ चीन ही अब भारत से आगे है और चीन हर साल 27 लाख टन एलपीजी खरीदता है। दिसंबर 2017 में तो भारत ने चीन से भी ज्यादा एलपीजी का आयात किया था। सिर्फ ईंधन के इस्तेमाल से प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। देश में कानून का राज है, ये तो आप जानते और मानते ही होंगे।
और हथियार रखने से लेकर हथियार चलाने के लिए सरकार और संबंधित विभाग से इजाजत लेनी होती है हर कीमत पर। लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बजरंग दल कानून को चुनौती दे रहा है। बजरंग दल बाकायदा कैंप चला रहा है, ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। इस कैंप में बजरंग दल अपने कार्यकर्ताओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। बजरंग दल का दावा है कि इस ट्रेनिंग कैंप से ट्रेनिंग लेकर निकले कार्यकर्ता देशद्रोहियों का मुकाबला करेंगे। उसके कार्यकर्ता लव जिहाद से लड़ेंगे। सवाल ये कि क्या बजरंग दल को कानून हाथ में लेने का अधिकार है? आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये प्रशासन के बड़े अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने के लिए आज तैयार नहीं है। एक साथ 6 लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग की तस्वीर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप की है। यहाँ बजरंग दल अपने कार्यकर्ताओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। बजरंग दल का दावा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को लव जिहाद और देशद्रोहियों से निपटने के लिए तैयार कर रहा है। देश के अंदर देश विरोधी ताकतें पनप रही है, उनसे निपटने के लिए हम बजरंगी तैयार कर रहे हैं। लव जिहाद की जो घटनाएं बढ़ रही है, गो हत्याएं, गो कसी की घटनाएं बढ़ रही है, इनसे उनकी भाषा में हमारे बजरंगी ताकत से निपटे, इसलिए हम शारीरिक रूप से बजरंगियों को मजबूत बना रहे हैं। तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर बजरंग दल को हथियारों की ट्रेनिंग देने की इजाजत किसने दी? आखिर ऐसी ट्रेनिंग को रोका क्यों नहीं जाता है? मीडिया में खबर आने के बाद भी ये ट्रेनिंग बेरोक टोक जारी क्यों है? हम सरकार से उम्मीद करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी देश की ऐसी संस्थाएं हैं जिसको सरकार ने इस तरह की आर्म्स ट्रेनिंग लेने की इजाज़त दी है, और अगर इजाज़त नहीं दी है तो सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कानून जो तोड़ेगा कानून उस पर कार्रवाई करेगा। बजरंग दल का दावा है कि वो हर साल ऐसे ट्रेनिंग कैंप लगाता है, लेकिन सरकार कार्रवाई के नाम पर बहानेबाजी कर रही है। देश हित में ऐसे कैंप गलत है और सरकार को इन पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस देश में बजरंग दल हो या कोई भी दल, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। और अब बात करेंगे गर्मी की, टॉर्चर देने वाली गर्मी की। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सूरज लोगों को जला रहा है, तपा रहा है। आसमान से तेज धूप आग की तरह बरस रही है। जमीन तप रही है, गर्म हवाओं ने बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। लेकिन आपको राहत मिलने वाली है। 2 दिन बाद दिल्ली का पारा कम हो जाएगा। केरल में कल ही मॉनसून दस्तक देने वाला है। बहुत कस के गर्म पड़ रही है, सारे काम करना दुश्वार हो गया है। पानी पी पी करके आदमी आगे बढ़ रहा है। यहाँ से घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, गर्म से ताप बढ़ रहा है। गर्मी से परेशान लोगों के लिए गुड न्यूज। कल केरल पहुंचेगा मॉनसून, गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली 44 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ 42 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 45 डिग्री सेल्सियस, भोपाल 45 डिग्री सेल्सियस, खजुराहो 49 डिग्री सेल्सियस। देश के अलग अलग हिस्से में जलते सूरज ने आज दिन भर आपको खूब जलाया होगा। कल भी आपको राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन 2 दिन बाद दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को लू से थोड़ी राहत मिल सकती है। उसकी वजह है कल यानी 29 मई को केरल में मॉनसून की दस्तक। आगे आने वाले 1-2 दिन तक अभी आपको राहत नहीं मिलने वाली और गर्मी से राहत के लिए आपका इंतजार अभी बाकी है। मौसम विभाग इस बात का ऐलान पहले ही कर चुका है कि देश के तमाम हिस्सों का औसत अधिकतम तापमान इस साल 1 डिग्री ज्यादा रहेगा। यानी इस साल गर्मी झुलसाने वाली नहीं बल्कि जलाने वाली है। इंडिया का जो टेम्परेचर है 21वीं सदी के अंत तक वो लगभग 4 से 4.5 डिग्री तक बढ़ सकता है। तो जैसे अभी एक आदमी हीट वेव से अफेक्टेड है तो उस समय आज की तुलना में 200 लोग अफेक्टेड होंगे। मई में पिछले कुछ साल से गर्मी लगातार बढ़ रही है और हम केवल बात करते हैं कि गर्मी है। क्या बात करने से गर्मी खत्म हो जाएगी? क्या हमने कभी सोचा कि बढ़ती गर्मी के लिए सबसे ज्यादा इंसान जिम्मेदार है?
लेकिन गर्मी कम हो इसके उपाय करने में हम बेहद पीछे हैं। अगर समय रहते हमने बात करना छोड़कर पर्यावरण को नहीं संभाला तो गर्मी हमें ऐसे ही जलाती रहेगी। दिल्ली से पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन 2 दिन तक अपना ख्याल पूरी तरीके से रखिए और जब मॉनसून आएगा तब भी आपको ख्याल रखना ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही डाउन होता है बैक्टीरिया और वायरस पैदा होना शुरू होता है। पाकिस्तान की हुकूमत इसको अपना हिस्सा बना सकती है, मैं कहता हूँ नहीं बना सकते। सुन लो पाकिस्तान, हमारा है गिलगिट बाल्टिस्तान। सुन लो पाकिस्तान, आतंक के साए में बातचीत नहीं करेगा हिंदुस्तान। जब सीमा पर जनाजे उठ रहे हो तो बातचीत की आवाज अच्छी नहीं लगती। सुन लो पाकिस्तान, कीपैड जिहादियों को खत्म कर देगा हिंदुस्तान। सुन लो पाकिस्तान, ड्रैगन से भीख मांग रहा है टेररिस्तान। तो देश हित में अब बात उस पाकिस्तान की जो हमसे बातचीत चाहता है और सीमा पर कभी सीज फायर का उल्लंघन करता है तो कभी आतंकी वारदातों को अंजाम देता है। आज उसी पाकिस्तान को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने करारा जवाब दिया है। सुषमा स्वराज ने साफ साफ कहा कि सरहद पर जब जनाजे उठ रहे हो तो बातचीत की आवाज अच्छी नहीं लगती और अब ये पाकिस्तान को समझना है कि उसे करना क्या है। हिंदुस्तान के साथ बातचीत करनी है या फिर बॉर्डर और कश्मीर में नापाक हरकतें जारी रखनी है। शहीद के परिवारों का ये दर्द आज पाकिस्तान को सुनाना जरूरी है। पाकिस्तान का काला इतिहास भूल नहीं सकते और वर्तमान में ये गहरे घाव दे रहा है पाकिस्तान। 6 साल की मासूम समृद्धि के सर से पिता दीपक नैनवाल का साया पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने छीना। बॉर्डर पर पाकिस्तान के जवानों की गोलियां सीने पे खाकर शहीद हो गए जाबाज सीताराम। रमजान के पवित्र महीने में पड़ोसी ने एक के बाद एक वो पाप किए हैं जिसकी भरपाई मुश्किल है। बच्चा का पालन पोषण के लिए हमको तो नौकरी चाहिए भैया, 2 बच्चा है, कैसे पालन पोषण करेंगे। ये पुलवामा में सेना के कैंप पर आतंकी हमले की नई तस्वीरें हैं। इस हमले में देश का बहादुर जवान शहीद हो गया और इतनी बेशर्मी के बाद भी हिंदुस्तान से बातचीत चाहता है पाकिस्तान। जब सीमा पर जनाजे उठ रहे हो तो बातचीत की आवाज अच्छी नहीं लगती। हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता कि पड़ोसी पाकिस्तान से रिश्ते बिगड़े। रिश्ते सुधारने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी अचानक पाकिस्तान चले गए थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद पहुंचकर बातचीत की शुरुआत की थी, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? पठानकोट, सीजफायर उल्लंघन, कश्मीर में आतंकी साजिश। जहाँ तक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग का सवाल है, मैं ही गई थी इस्लामाबाद हार्ट ऑफ एशिया के सम्मेलन में और कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग शुरू करके आई थी, लेकिन उसके चंद दिन के बाद पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था। आतंक और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। भारत का यही फाइनल फैसला है और पाकिस्तान ये बात जितनी जल्दी समझ जाए उसकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्टैंड पूरी तरह से साफ है। पाकिस्तान के लिए भारत का क्या स्टैंड है हमने आपको ये बताया, लेकिन बाकी दुनिया के लिए पीएम मोदी की विदेश नीति क्या है, आज
यही बताने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोदी सरकार के 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पहले इस पर चर्चा, फिर पाकिस्तान की गिलगिट बाल्टिस्तान वाली चाल आपको बताते हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति के 4 साल पर रिपोर्ट कार्ड आज पेश की गई। विदेशों में फंसे 90,000 लोगों को बचाकर स्वदेश लाया गया .1। 2014 में सिर्फ 77 पासपोर्ट केंद्र थे, लेकिन 4 साल में 227 नए पासपोर्ट केंद्र खोले गए। फरवरी 2018 तक 14 लाख करोड़ की विदेशी पूंजी आई है। स्टार्टअप डिजिटल इंडिया योजनाओं को सफलता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर आए। विदेश नीति को गांव तक पहुंचाने का काम किया है। केंद्र के मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र के 192 में से 186 देशों की यात्राएं की। पीएम मोदी ने अमेरिका से लेकर नेपाल तक संबंध मजबूत किए हैं। मेडिसिन केयर से जनकपुर तक लोगों को संबोधित किया। ये विदेश मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड 4 साल का। वैसे कामकाज का शानदार इतिहास रहा विदेश मंत्रालय का, ये आप भी जानते हैं। आपको भारत के विदेश मंत्रालय की कुछ अनसुनी बातें बताते हैं। 13 सितंबर 1783 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन फॉरेन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। 1843 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एटनबरो ने सरकार के कामकाज के लिए 4 विभाग बनाए। इन 4 विभागों में से एक विदेश विभाग भी था। फिर 1935 में इंडिया एक्ट के जरिए विदेश मंत्रालय की स्थापना की गई। 1940 में विदेश सेवा के लिए अधिकारी चुनने के लिए इंडियन फॉरेन सर्विस की आईएफएस की शुरुआत की गई। पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन विदेश सेवा के अधिकारी भी रहे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी IFS अधिकारी रहे थे। अब जरा गिलगिट बाल्टिस्तान की खबर आपको दिखाते हैं। 2 दिन से गिलगिट बाल्टिस्तान की खबर टीवी चैनलों पर, अखबारों में हो सकता है आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन इसके पीछे की पाकिस्तान की चाल आप नहीं जानते होंगे। ये असल में चीन की सोची समझी साजिश है और पाकिस्तान चीन के इशारे पर गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत बनाने पर तुला हुआ। लेकिन आज भारत ने साफ कह दिया कि गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है और पाकिस्तान से हिंदुस्तान ये हिस्सा लेकर रहेगा। पाकिस्तान की हुकूमत इसको अपना हिस्सा बना सकती है। ऑर्डर 2018। गिलगिट बाल्टिस्तान के पीछे चीन की खतरनाक चाल। ड्रैगन के इशारे पर भारत के स्वर्ग में नापाक हरकत। भारत की चीन पाकिस्तान की चाल पर पैनी नजर। गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर क्या है चीन पाकिस्तान का खतरनाक प्लान, ये बताएंगे आपको। उससे पहले सुनिए पाकिस्तान को भारत की कड़ी चेतावनी। भारत ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह को तलब किया। गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां स्टेट बनाने की घोषणा पर कड़ा विरोध जताया। पाकिस्तान को गिलगिट बाल्टिस्तान से अवैध कब्जा छोड़ने को कहा, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के ऐतराज को नकार दिया। उन्होंने हमें हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, लॉ पढ़ाना चाहा है। जो देश आतंकवाद फैलाता है वो हमें सीख देने की काम न करे। वो पढ़कर उनका जवाब मुझे केवल ये लगा, लुक हु इज टॉकिंग। पाकिस्तान ऐसा चीन को खुश करने के लिए कर रहा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से गुजरता है। इस इलाके में चीन ने खनिजों और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के दोहन के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान का दर्जा स्पष्ट न होने से चीन परेशान हो उठा है। इसलिए यह माना जा रहा है कि चीन को फायदा पहुंचाने के लिए ही पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां स्टेट बनाने का आदेश दिया है। लेकिन चीन पाकिस्तान दोनों ये समझ लें कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है, और अगर चीन पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान पर बुरी नजर रखी तो दोनों को करारा जवाब देना भी जानता है हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे आज की युवा पीढ़ी शायद ये नहीं जानती होगी कि गिलगिट बाल्टिस्तान किस तरह से हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और कैसे पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। आपको बताते हैं हम 1935 में ब्रिटेन ने गिलगिट बाल्टिस्तान को गिलगिट एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था और इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया गया था। 31 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय के दस्तावेज पर सिग्नेचर किया
उस वक्त गिलगित बाल्टिस्तान का भी भारत में विलय हो गया था। जब सिग्नेचर हुए थे तो भारत में शामिल हो गया था। ये नेचुरल था क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में तब के कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने विद्रोह कर दिया था। ये डॉक्यूमेंट 21 दिन बाद पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में फिर दाखिल हुआ और 1947 से ही गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान का जो अवैध कब्जा है वो इस रीजन पर है और इसी को लेकर भारत की तरफ से कड़ा ऐतराज किया गया है। चीन जैसा कहता है, पाकिस्तान वैसा करता है। ऐसा क्यों है, अब ये आपको बताते हैं। जुगलबंदी क्या है चीन पाकिस्तान? असल में पाकिस्तान चीन के रहमो करम पर जी रहा है, आप जानते। पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान ने चीन से भारी भरकम कर्ज मांगा है। पाकिस्तान के कंगाल होने की सच्चाई आज आपको जाननी चाहिए। कर्ज में गले तक डूबा है पाकिस्तान। चीन से भीख मांग रहा है पाकिस्तान। तंगहाली में जी रही है पाकिस्तान की आवाम। और पालो आतंकी, और बढ़ाओ सेना का रक्षा बजट, और करो जनता को नजरअंदाज। हो गई ना हालत पतली, वो भी इतनी कि चीन के आगे हाथ फैलाए खड़ा है पाकिस्तान। खबर है कि पाकिस्तान ने चीन से $1-2 बिलियन का भारी भरकम कर्ज मांगा है। ये तब है जब वो पहले से ही चीन के कर्ज तले दबा हुआ है। पाकिस्तान वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा वित्त वर्ष में जून माह तक चीन और उसके बैंकों से पाकिस्तान पहले ही $5 बिलियन का कर्ज ले चुका है। और पाकिस्तान की हालत क्यों हुई है वो सुनिए। असल में अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद में भारी कटौती की है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ग्लोबल टेरर फंडिंग वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार में भी भारी कमी आई है। मई 2017 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $16.4 बिलियन था, जो 2018 में गिरकर $10.3 बिलियन रह गया है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान IMF से दूसरा बेल आउट पैकेज मांगे। यानी कि पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं और अगर आवाम को खाने के लाले पड़े तो यही जनता पाकिस्तान की सरकार को सबक भी सिखा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको पाकिस्तान के कीपैड जिहादियों की करतूत जाननी चाहिए। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले एजेंसियां घाटी में कीपैड जिहादियों को लेकर अलर्ट हो गई। जम्मू कश्मीर में एजेंसियां कीपैड जिहादियों की पड़ताल में जुटी है। ये कीपैड जिहादी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अफवाह फैलाते हैं। अफवाह फैलाकर घाटी में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं। हर घटना को कम्युनल रंग, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने ऐसे 5 ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स को इनकी शिकायत भी की गई। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पैनी नजर रखी जा रही है। आपकी नजर में भी ऐसे कीपैड जिहादी अगर आते हैं तो फौरन पुलिस को सूचित कीजिए। और अब बात करेंगे सदी की सबसे बड़ी मुलाकात की। कभी हाँ, कभी ना, हाँ ना और फिर हाँ के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की मुलाकात फाइनल हो गई है। आज अमेरिका के उत्तराधिकारी प्योंगयांग पहुंच चुके हैं। वहाँ किम ट्रंप की मुलाकात का जायजा लिया। ये मुलाकात सिंगापुर में होगी, लेकिन उससे पहले की तैयारियां क्या है, यही जानने अमेरिकी अधिकारी उत्तर कोरिया पहुंचे थे। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप से मिलने को किम जोंग बेताब क्यों है। और किम जोंग उन और ट्रंप की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी क्या है वो देखिए अब आप। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से मिलेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 12 जून को सिंगापुर में होगी ट्रंप और किम की मुलाकात। ये खबर तो आपने कई बार सुनी होगी। इसके बाद ये भी सुना होगा कि ट्रंप ने नाराज होकर किम से मीटिंग का फैसला रद्द कर दिया। अब ये भी सुन रहे होंगे कि ट्रंप वापस किम से मिलने को राजी हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? किम ट्रंप से मिलने को बेताब है या ट्रंप किम से मिलना चाहते हैं? हम आपको इनसाइड स्टोरी बताते हैं। असल में किम जोंग हर हाल में अपने देश की तरक्की चाहते हैं। 2.5 करोड़ जनता का भविष्य सुधारने के लिए ही ट्रंप से मिलना चाहते हैं।
किम चाहते हैं कि अमेरिका उनके देश पर लगे प्रतिबंध हटाए। अमेरिका से उनकी कोई बड़ी डील हो जिससे बदहाल उत्तर कोरिया के हालात सुधरे। मिसाइल की सनक रखने वाले किम में अचानक ये परिवर्तन कहां से आया, अब ये सुनिए। असल में 7 साल पहले किम जोंग उन उत्तर कोरिया के शासक बने थे। उस वक्त उन्होंने अपनी जनता से अहम वादा किया था, देश के भविष्य को समृद्ध बनाने और किसी भी बुरी स्थिति से बचाने का वादा। लेकिन ये वादा आज भी अधूरा है। उत्तर कोरिया को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए किम हर हाल में ट्रंप से मिलना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब कभी हाँ कभी ना के बाद अब आखिरकार ये मुलाकात अब तय हो गई है, होने जा रही है मुलाकात। अच्छा, व्हाइट हाउस में ट्रंप के स्टाफ की बात करते हैं आप। क्या ट्रंप के स्टाफ को अंग्रेजी नहीं आती? सुनने में हैरानी हो रही होगी आपको, लेकिन अमेरिका से जो खबर आई है वो यही बताती है। अमेरिका के अटलांटा में एक रिटायर्ड टीचर हैं येवॉन मेसन। इन्हें व्हाइट हाउस की तरफ से एक लेटर लिखा गया। जब मेसन ने लेटर पढ़ा तो उसमें ग्रामर की बहुत सारी उनको गलतियां जो है वो दिखी। इसके बाद मेसन ने उन तमाम गलतियों को सही किया और फिर उसे व्हाइट हाउस वापस भेज दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में सवाल उठने लगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के स्टाफ को इंग्लिश नहीं आती। कई ग्रामेटिकल एरर्स थे। मजे की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप किम से मिलने को बेकरार हैं। तो किम भी चाहते हैं कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के साथ बराबरी पर बैठकर बात करें। हो सकता है कि ट्रंप उत्तर कोरिया के दौरे पर भी जाएं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने उत्तर कोरिया के आगे घुटने टेके। 1994 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम कार्टर 4 दिन के उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे। कार्टर ने इस दौरे में किम जोंग उन के दादा किम इल संग से मुलाकात की थी। 2009 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन उत्तर कोरिया गए थे। क्लिंटन मां कैद 2 अमेरिकी पत्रकारों को रिहा कराने के लिए प्योंगयांग गए थे। उत्तर कोरिया ने शर्त रखी थी कि क्लिंटन के आने पर ही वो पत्रकारों को रिहा करेगा। और इसलिए सवाल उठा कि क्या एक बार फिर से घुटने टेक रहा है अमेरिका? कोई भी खौफ। और अब आपको जर्मनी में आग की भयानक तस्वीर दिखाते हैं। जर्मनी के सबसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क में संडे को आग लगी। ये देखिए आप तस्वीरें, जबरदस्त धुएं का गुबार, आग की लपटें 40 मीटर ऊंची उठ रही थी। पार्क में उस वक्त 25,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे जब आग लगी थी, जिन्हें सुरक्षित किसी तरह से बाहर निकाल लिया गया। शुक्र है आग से धुएं का गुबार 10 किलोमीटर दूर तक देखा गया। 250 फायर फाइटर्स ने 7 घंटे में आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग बहुत भयानक थी।